स्टूडेंट, आज के इस शॉर्ट लेक्चर्स में हम दो किस्म के फोर्सेस का मुआवजा करेंगे। एक इलेक्ट्रिक फोर्स और एक दूसरा है ग्रेविटेशनल फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स इस चैप्टर में आप लोगों ने देखा कि कूलम्स लॉ इसका मैग्नीट्यूड बताता है, और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए आप लोगों ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा है फर्स्ट ईयर में। तो इनका मुआवजा करते हैं कि इनमें क्या चीज़ें मुश्तरक है और क्या चीज़ें मुख्तलिफ है, कंपेरिजन करते हैं। तो इस साइड पे मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फोर्स, इस साइड पे मैं लिखूंगा इलेक्ट्रिक फोर्स, और इस सेट में लिखूंगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स तो आ जाते हैं इनमें क्या मुमासलत है और क्या क्या फर्क है इसमें। तो पहली बात याद रख ले कि इलेक्ट्रिक फोर्स अमल करता है चार्जेस के दरमियान। चार्जेस होंगे तो ये फोर्स होगा। तो पहली बात यह कि इट एक्ट्स बिटवीन चार्जेस, इट एक्ट्स बिटवीन चार्जेस, ये चार्जेस के दरमियान में अमल करता है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ मासेस के दरमियान अमल करता है। अगर मासेस होंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा, वरना नहीं होगा। तो ये क्या है कि इट एक्ट्स बिटवीन मासेस, ये दूसरा फर्क, ये फर्क आ गया। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिर्फ चार्जेस के दरमियान में अमल करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स सिर्फ मासेस के दरमियान में अमल करेगा। दूसरी बात ये है कि ये एक फर्क है कि इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। इसका मतलब ये है, देखिए, अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव तो रिपल्सिव, अगर दोनों एक पॉजिटिव एक नेगेटिव तो अट्रैक्टिव, अगर दोनों नेगेटिव तो रिपल्सिव, तो दोनों रिपल्सिव। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि चार्जेस का नेचर क्या है। लेकिन अगर हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स पे आ जाए तो ये हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ये ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ये कभी रिपल्सिव नहीं होता। दो मासेस हमेशा एक दूसरे को खींचते हैं। अगर इस मार्कर को मैं यहाँ पे छोड़ दूं, जब भी मैं छोड़ूंगा इस पेन को, ये नीचे ही जाएगा। कभी आप नहीं देखिए कि इस पेन को मैं छोड़ दूं और ये ऊपर की तरफ उछल जाए, जमीन को रिपेल करे, ऐसा कभी नहीं होगा। तो यही वजह है कि ग्रेविटेशनल फोर्स का अट्रैक्टिव नेचर की वजह है कि बड़े बड़े सितारे हैं, बड़े बड़े स्टार्स हैं। हमारे यूनिवर्स के अर्ली स्टेजेस में क्या था कि सितारे नहीं थे, गैस के क्लाउड्स थे। गैस के क्या थे? क्लाउड्स थे, बड़े बड़े पार्टिकल्स थे या डस्ट पार्टिकल्स थे, दूर दूर मौजूद थे। लेकिन क्या हुआ कि इसने पार्टिकल ने इसको अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, तो इसका साइज बढ़ गया। इसका साइज क्या हो गया? बढ़ गया। इसने मजीद पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया, तो इसका मास बढ़ना शुरू हो गया, बढ़ना शुरू हो गया। और इस तरह बढ़ते 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 इनका मास बड़े सितारों की शक्ल में आ गया हमारे पास। तो याद रखें, ये ग्रेविटी का अट्रैक्टिव नेचर ही है जिसकी वजह से जमीन है, सितारे हैं, बड़े बड़े कहकशां हैं। तो ये सब अट्रैक्टिव नेचर की वजह से। अगर ग्रेविटी अट्रैक्टिव ना होती तो शायद ये सितारे ना होते। नेक्स्ट एक और बात पे आ जाते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फार्मूला है उसका कंपैरिजन करते हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स का जो फार्मूला है वो कूलम्स ने दिया था, और ये हमें पता है किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वेयर। ये इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला है। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या है? G m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। ये इलेक्ट्रिक फोर्स और ये ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला आ गया। सही। अब याद रख ले, यहाँ पर हम लोग इसकी वैल्यू का मुआवजा करते हैं। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू हम लोगों ने देखी थी, कितनी आ रही थी? 9 × 10 की ताकत 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वेयर पर कूलम स्क्वेयर।
जबकि यहाँ पे अगर हम उनको मुआवजा कर ले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, यहाँ पे उसकी जगह जी आ रहा है। तो अगर हम लोग जी की वैल्यू को देख ले तो जी की वैल्यू कितनी है, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कभी आप देख लें इन दोनों में किसकी वैल्यू ज्यादा है। याद रख ले कि के की वैल्यू यहाँ पे बहुत ज्यादा है, साफ साफ है कि के की वैल्यू बहुत ज्यादा है, 9 ज़रबे 10 की ताकत 9 है। जबकि जी की वैल्यू बहुत कम है, 6.67 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻11। तो इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के मुकाबले में बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप यहाँ पे चार्जेस दर्ज करेंगे इलेक्ट्रिक फोर्स में, लेकिन दर्ज करेंगे तो फिर ये के की वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, के की वैल्यू बहुत ज्यादा है। और यहाँ पे देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स में जब हम लोग मासे दर्ज करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा जी से, लेकिन जी की वैल्यू इंतहाई कम है, तो इसलिए ग्रेविटेशनल फोर्स हम लोग कहते हैं वीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है निस्बत है ग्रेविटेशनल फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का असर उस वक्त दिखाई देता है कि जब मासेस बहुत ज्यादा हो, जब मासेस बहुत ज्यादा हो तो ये जी का वैल्यू का असर इतना फिर नजर नहीं आता, तो ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा हो जाता है। जैसे जमीन है और चांद एक दूसरे को खींच रहे हैं, या जमीन मुझे खींच रहा है, तो मेरा मास तो कम है लेकिन जमीन का मास बहुत ज्यादा है। लेकिन छोटे अजसाम के लिए जैसे फर्ज करें दो गाड़ियां जा रही है, कभी आप लोगों ने देखा होगा कि दो गाड़ियां जा रही है और दूसरे टकरा जाए, उनके दरम्यान भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है, लेकिन वो ग्रेविटेशनल फोर्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे इंतहाई कम आए। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स स्ट्रांग है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है, स्ट्रांग है एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये क्या है, वीक है एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये एक मुआवजा है, इलेक्ट्रिक फोर्स बहुत स्ट्रांग है, ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक है। नेक्स्ट एक ये है कि इसमें हम लोग कहते हैं शील्डिंग पॉसिबल है। शील्डिंग पॉसिबल है, शील्डिंग पॉसिबल है, और इसमें हम लोग कहते हैं नॉट पॉसिबल। शील्डिंग नॉट पॉसिबल। अब इसका क्या मतलब है कि शील्डिंग पॉसिबल, शील्डिंग नॉट पॉसिबल। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स में हम लोगों ने देखा था कि के की जो वैल्यू है वो मीडियम, किसी भी मीडियम के लिए हम लोग इस तरह लिखते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसका मतलब है कि अगर आप दो चार्जेस के दरम्यान मीडियम रखेंगे तो उसके दरम्यान में इलेक्ट्रिक फोर्स कम हो सकता है। तो देखिए ये दो चार्जेस है Q1, ये Q2। अभी अगर फोर्स फर्ज करें 10 न्यूटन है, लेकिन अगर मैं दरम्यान में एक मीडियम रख दूं तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू से की वजह से वो फोर्स कम हो सकता है। तो इसलिए हम लोग कहते हैं शील्डिंग पॉसिबल, दो चार्जेस के दरम्यान में आप फोर्स को कम कर सकते हो दरम्यान में मीडियम रखकर, दरम्यान में मीडियम रखकर आप फोर्स को कम कर सकते हो। तो ये कहाँ से आया ये रिजल्ट, ये चीज हमें कहाँ पे मिली, ये एप्सिलॉन आर में। हम लोगों ने देखा था कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो एप्सिलॉन आर पे डिपेंड करता है। लेकिन याद रखिए ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हमेशा यही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। इसका मतलब ये है कि ये पेन है, इसको जमीन खींच रहा है। अभी अगर इस पेन और जमीन के दरम्यान में कुछ भी रख दूं तो तब भी जमीन जो है उतनी फोर्स से खींच रहा है जितना फोर्स से पहले खींच रहा था। तो इसलिए हम लोग उसमें कहते हैं कि शील्डिंग नॉट पॉसिबल, ये मीडियम डिपेंडेंट नहीं है, जबकि ये इलेक्ट्रिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट है। ये क्या है, मीडियम डिपेंडेंट है। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो एक दो कंपैरिजन और है वो भी कर लेते हैं। तो दो कंपैरिजन और क्या है कि ये फोर्स भी कंजर्वेटिव है
और ये भी कंजर्वेटिव है। मैं नंबर देख लेता हूँ, 4, ये 5। ये फोर्स भी कंजर्वेटिव है और ये फोर्स भी कंजर्वेटिव है। इलेक्ट्रिक फोर्स भी कंजर्वेटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव। तो देखिए, कंजर्वेटिव फोर्स आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, उसकी कुछ खसूसियात होती है कि दो पॉइंट्स के दरम्यान में अगर आप वर्क करेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स जो वर्क करेगा वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका मतलब ये कहते हैं कि ये दो पॉइंट्स है ए और बी, ए और बी। अगर मैं किसी पार्टिकल को इस पाथ पे ले जाऊं या इस पाथ पे ले जाऊं या इस पाथ पे ले जाऊं, वर्क सेम है। जो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा किसी पार्टिकल के ऊपर बिटवीन ए एंड बी, ये हमेशा सेम आएगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करता, आप जो भी पाथ सेलेक्ट कर रहे हैं। तो ये बात याद रख लिया, इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए भी ट्रू है, ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए भी ट्रू है। और दूसरी बात हम लोगों ने देखी कि थी कि अगर आप क्लोज पाथ में वर्क करेंगे, आप एक ऑब्जेक्ट को मूव करते 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 वापस इसी पॉइंट पे ले आते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज पाथ। तो क्लोज पाथ में हमेशा जो कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करता है वो हमेशा जीरो आता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक फोर्स हो चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन एक और अच्छी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जब कंजर्वेटिव फोर्स होगा तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी भी होगी। तो हम लोगों ने कहा था कि कंजर्वेटिव फोर्स की मिसाल इस तरह है जैसे एनर्जी बैंक, जैसे कि एनर्जी बैंक। और ये भी क्या है, एनर्जी बैंक की तरह है। अब इस पॉइंट को मैं क्लियर करता हूँ कि एनर्जी बैंक से क्या मुराद है। देखिए, अगर एक चार्ज पड़ा हुआ है पॉजिटिव यहाँ पे पड़ा हुआ है और ये दूसरा पॉजिटिव बहुत दूर पड़ा हुआ है, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के करीब कभी खुद ब खुद नहीं आएंगे। लेकिन अगर मैं दोनों को पुश करूँ, एक दूसरे के करीब लाऊं, तो मैंने क्या किया, वर्क, मैंने वर्क किया है। लेकिन जो वर्क मैंने किया है वो जाया नहीं गया, वो एक एनर्जी की शक्ल इख्तियार कर गया, और इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन चार्जेस को मैंने मूव करने के लिए, करीब लाने के लिए इसके ऊपर वर्क किया, जितना वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया। अभी याद रखिए, सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है। जब भी मैं दोनों चार्जेस को छोड़ूंगा तो चार्जेस एक दूसरे दूर जाएंगे, और जितनी एनर्जी स्टोर थी वो काइनेटिक एनर्जी में बदलना शुरू हो जाएगी। तो हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस की मिसाल इस तरह है जैसे एनर्जी बैंक, इसमें आप एनर्जी जमा कराते हो। बैंक में हम लोग पैसे जमा कराते हैं, पैसे कभी जाया नहीं होते, जब भी हम मुतालबा करेंगे हमें पैसे चाहिए वापस मिल जाएंगे। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स जो है उसकी मिसाल ऐसा है जैसे एनर्जी के बैंक। अच्छा, यहाँ पे ग्रेविटेशनल की भी मिसाल बता देता हूँ। देखिए, फर्स्ट कर एक ब्लॉक जमीन पे पड़ा हुआ है, ये ब्लॉक इस तरफ ऊपर जो है खुद ब खुद कभी नहीं आएगा, इसको लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। और जो वर्क आप करेंगे वो किस में बदल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी में। तो देखिए, ये पेन यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये यहाँ पे खुद ब खुद कभी नहीं आ सकता, मुझे वर्क करना पड़ेगा। तो मैंने वर्क किया, जितना वर्क किया वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल गया। अभी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मैंने एनर्जी स्टोर करवाई है, अगर मैं 10 साल बाद भी इस मार्कर को छोड़ दूं या पेन को छोड़ दूं, मुझे वो एनर्जी दोबारा काइनेटिक एनर्जी की शक्ल में मिल जाएगी। तो इसलिए हम लोग कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा है जैसे एनर्जी बैंक, इसमें आप एनर्जी स्टोर करवा सकते हैं। और आखिरी एक जो है वो ये है कि ये भी ओबे करता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी क्या करता है, ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। और ये भी करता है ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये भी क्या करता है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता है, ओबे करता है, मतलब मानता है, इसके ऊपर चलता है। अभी देखिए यहाँ पर, ये इसमें देखिए यहाँ पे भी आर स्क्वायर आ रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में, और ग्रेविटेशनल फोर्स में भी यहाँ पे आर स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि दो चार्जेस के दरमियान फासला आप डबल करोगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स 2 गुना कम नहीं होगा, 4 गुना। अगर आप दो चार्जेस का दरमियान फासला 3 गुना करोगे तो फोर्स 3 गुना कम नहीं होगा, 9 गुना कम होगा। इसके लिहाज से कम होगा, स्क्वायर के लिहाज से। इसी तरह जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो भी इसी तरह है, अगर मैं दो मासेस के दरमियान फासला डबल कर दूं तो जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो 2 गुना कम नहीं होगा, 4 गुना कम होगा। अगर दो मासेस के दरमियान फासला में 4 गुना कर दूं तो फोर्स 4 गुना कम नहीं होगा, 4 का स्क्वायर 16 गुना कम होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ।
तो दोनों क्या है, इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। तो ये कुछ सिमिलरिटीज थी और डिफरेंसेस थे बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि आज हम डिस्कस